वफाकी काबीना आज हलफ उठा रही है। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी काबीना के अरकान से हलफ लेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला की शिरकत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट फराइज अंजाम दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 14 हो गई। पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर रमजान निगहबान प्रोग्राम अब तक 10 लाख से ज्यादा मुस्तहिक घरानों को इमदादी पैकेज पहुंचाया जा चुका है। पंजाब भर में मुस्तहिक 47 लाख से ज्यादा घरानों की तस्दीक का अमल मुकम्मल। इमदादी सरगर्मियों की डिजिटल मॉनिटरिंग भी जारी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मौलाना मोहम्मद अब्दुल खुबैर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और ज़िलई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी अपने मुताल्लिका मकामात पर होंगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में माह रमजान का आगाज। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के बड़े बड़े इज्तिमात। रमजानुल मुबारक के आगाज पर इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में तरावीह के लिए दाखिल होने से रोक दिया। मुकद्दस माह की आमद पर गजा में जंग बंदी न होने से दिल दुखी है। आलमी बरादरी फ़लस्तीन में वहशियाना जराइम रोकने की जिम्मेदारी पूरी करे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान। गजा शहर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। यौम पाकिस्तान मुल्क की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मौलवी फजलुल हक ने पेश की, जिसके बाद पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। अगर वो करारदाद मंजूर ना होती तो शायद आज पाकिस्तान वजूद में ना आता। ये दिन अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान की इब्तिदा इसी दिन से हुई थी। अवाम का इज़हार ख्याल। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड के लिए तैयारियां जोशो खरोश से जारी। परेड ग्राउंड की सफाई और सजावट पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। इस दिन को खूबसूरत बनाने के लिए तमाम वर्कर्स भरपूर मेहनत कर रहे हैं। पाक फौज और FC नॉर्थ के फलाही इक़दामात। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त तिब्बी कैंप्स का इनेकाद। मरीजों का तिब्बी मुआयना, मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम। जरूरतमंद हजारों खानदानों में रमजान राशन पैकेजेस तकसीम। FC बलूचिस्तान के ज़ेर इंतजाम स्कूलों और कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियां भी जारी। कश्मीर में बलूचिस्तान लेवीज की इस्तादाद बढ़ाने के तरबियती कोर्स की पासिंग आउट। 3 महीने पर मुश्तमिल कोर्स में 325 अहलकारों को मुश्किल माहौल में काम को संभालना, जिस्मानी फिटनेस, हथियारों से निपटना, इंसदाद दहशतगर्दी और नज़्म व ज़ब्त की तरबियत दी गई। मकसद बलूचिस्तान लेवीज कोर्स की जदीद बुनियादों पर इस्तादाद बढ़ाना था। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके मनीमग में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। मकामी नौजवान की जान बचा ली गई। मुदस्सिर हुसैन बर्सल पास के करीब स्कीइंग के दौरान फिसल गया था, टांग फ्रैक्चर हो गई थी। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए उसे स्कर्दू पहुंचाया गया, जहां उसकी कामयाब सर्जरी कर दी गई। मुदस्सिर हुसैन के वालिद ने पाक फौज की बरवक्त मदद को सराहा। मोटो जीपी सीजन की इफ्तिताही रेस कतर ग्रां प्री। दिफाई चैंपियन इटली के फ्रांचेस्को बानाया की अपनी मुहिम का फातहाना आगाज। जनूबी अफ्रीका के ब्रेड बाइंडर दूसरे, स्पेन के जॉर्ज मार्टिन तीसरे नंबर पर रहे। मोटो 2 में स्पेन के एलांसो लोपेस, मोटो 3 में डेविड एलांसो ने पोडियम पर पहली पोजीशन हासिल की। वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप 2024 का तीसरा स्टॉप म्यूरिकल प्रो पुर्तगाल। 3 मरतबा के वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियन ब्राजील के गैब्रियल मेडेना और जापान के केनो इगाराशी एलिमिनेशन मरहले में कामयाब, राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए। मुवाफिक हालात न होने की वजह से खवातीन सर्फिंग का इब्तिदाई मरहला मुकम्मल न हो सका।
اور سوئٹزرلینڈ میں دنیا کی دوسری بڑی کراس کنٹری میراتھن ٹھنڈی اور یکبستہ ریس میں 67 ممالک سے 11,000 سے زائد اسکیئرز کی شرکت۔ سوئٹزرلینڈ کی گیولانا ویروو اور ناروے کی میگنے ہاگا فاتح رہیں۔ فرانس کے مائلی ویری فتح کے باوجود اسکیئرز میں فلورائڈ ویکس استعمال کی وجہ سے ڈسکوالیفائی قرار دی گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں عظمیٰ چودھری۔ بلیٹن میں ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، ڈیٹیلز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وفاقی کابینہ آج حلف اٹھا رہی ہے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری کابینہ کے ارکان سے حلف لیں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے حلف لیا۔ سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں عدالت عظمیٰ کے ججز، اٹارنی جنرل اور وکلاء نے شرکت کی۔ جسٹس نعیم اختر افغان اس سے قبل بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 14 ہو گئی اور 3 عہدے ابھی بھی خالی ہیں۔ پنجاب میں وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر رمضان نگہبان پروگرام جاری ہے، جس کے تحت اب تک 10 لاکھ سے زائد مستحق گھرانوں کو امدادی پیکیج پہنچایا جا چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر پنجاب بھر میں مستحق قرار پانے والے 47 لاکھ سے زائد گھرانوں کی تصدیق کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ امدادی سرگرمیوں کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ جاری ہے۔ اشیاء خورنوش کی سستے داموں فراہمی یقینی بنانے کے لیے صوبے بھر کی مارکیٹوں میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک ہیں، جنہوں نے 10 روز میں گرا فروشی میں ملوث 10,000 سے زائد دکانداروں کو 2 کروڑ 87 لاکھ روپے کے جرمانے کیے ہیں۔ اور ملک میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا محمد عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی اپنے متعلقہ مقامات پر ہوں گے۔ سعودی عرب میں ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز تراویح کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں اتوار کو رمضان المبارک کا چاند نظر آیا۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات سمیت دیگر خلیجی ممالک میں بھی آج پہلا روزہ ہے۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم تھم نہ سکے۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی اور نسل کشی کی کارروائیوں میں شہداء کی تعداد 31,000 سے تجاوز کر گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق قابض فورسز کے رفح، خان یونس اور دیر البلاح میں نہتے فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں۔ سفاکانہ کارروائیوں کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 85 نہتے فلسطینی شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری خونی حملوں میں اب تک 31,045 فلسطینی شہید اور 72,654 زخمی ہو چکے ہیں۔ جنوبی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ کے علاقے میں اسرائیل نے حملہ کر کے 15 خواتین اور بچوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی فضائیہ نے رفح میں حملہ کر کے ایک رہائشی ٹاور بھی تباہ کیا۔ غذائی قلت کی وجہ سے مزید ایک بچہ اور خاتون جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد بھوک اور ناکافی طبی سہولتوں کی وجہ سے جاں بحق افراد کی تعداد 25 تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیل نے دہشت گرد کارروائیوں کو مزید طول دینے کے لیے اپنے 15,000 فوجیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا اور سویڈن نے فلسطین میں کام کرنے والی اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کی فنڈنگ بحال کر دی ہے۔ بلوچستان میں سینٹ کی 3 خالی نشستوں کے لیے 9 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ ان 3 نشستوں پر پولنگ 14 مارچ کو ہوگی۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اسرار احمد سے۔ جی اسرار، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا تیاریاں ہیں سینیٹرز کی؟ جی، بلوچستان میں سینٹ کی 3 خالی نشستوں کے لیے 10 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی تھی، جبکہ
इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए 10 मार्च तक का टाइम दिया गया था। अब तक एक उम्मीदवार ने अपनी कागजात नामजदगी वापस ली है, जबकि 9 उम्मीदवार अब भी मैदान में है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों के लिए साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो को पार्टी टिकट दिया गया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोस्त सिंडोम की, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से अब्दुल शकूर गैबिज़ी को पार्टी टिकट दिए जाने का फैसला किया है। इसी तरह 14 मार्च को वोटिंग का सिलसिला सुबह 9 बजे से शुरू होगा, 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान मोहम्मद फरीद आफरीदी को रिटर्निंग ऑफिसर भी मुकर्रर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया इसार हमें अपडेट करने के लिए। यौम पाकिस्तान की आमद है, इसी हवाले से कुछ खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। यौम पाकिस्तान मुल्क की तारीख में तमाम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दिन करारदाद लाहौर पेश की गई, जिसे बादशाह करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया, जिसमें मुसलमानों की सियासी जमात मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा किया। इस मुतालबे की बदौलत जुदागाना वतन के लिए ऐसी तहरीक का आगाज़ हुआ जो 7 बरस के बाद अलग वतन के मुतालबे के हुसूल में कामयाब हो गई। अवाम का कहना है कि अगर करारदाद पाकिस्तान मंजूर ना होती तो आज शायद ये मुल्क मार्ज़ वजूद पे ना आता। 20 मार्च ये करारदाद मौलवी फजल हक ने 1940 को लाहौर में पेश की थी। करारदाद पाकिस्तान भी कल हमारा नेशनल डे भी है। हमारी कीमती जाने लोग शहीद हुए और इसमें बड़ी जाने गई। यूरोप में सेटल हम वहाँ घर में भी बनाते हैं इसको, इवन हम अपने बच्चों को भी वहाँ इस दिन के लिए तैयार करते हैं। आज अगर वो करारदाद ना पास होती तो पाकिस्तान शायद वजूद में ना होता। और ये इम्पोर्टेंट दिन इस लिहाज से है कि जी इस पाकिस्तान की इब्तिदा इसी दिन से हुई थी। बहुत अच्छा लगता है जिस वक्त परेड होती है इस्लामाबाद में, बहुत अच्छी होती है, बहुत शौक से देखती हूँ मैं। शशि के कमांडोज आते हैं तो जब वो अल्लाह अकबर और का नारा लगाते हैं तो जाहिर बात है ऑब्वियसली हर इंसान के अंदर जो जोश और लाहिबुल वतनी का वो उजागर होता है। जैसे खुशहाल हैं हम लोग होना चाहिए, इसी तरह 23 मार्च हर साल इसी तरह जोश और खरूज से मनाना चाहिए हमें। वो इस चीज अज़म का इजहार करे कि अगर कभी भी उसके वतन को उसकी ज़रूरत पड़े तो वो डिफेंड करने के लिए खड़ा हो, ना कि किसी किस्म की वो तनकीद करे। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। 23 मार्च के लिए परेड ग्राउंड की सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सैनिटरी वर्कर्स ने यौम पाकिस्तान से मुताल्लिक अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि हमें मिलने वाली आज़ादी की वजह से ही हम इस मुल्क में खुशहाल हैं। ये खुशी का त्यौहार है, साल बाद आता है, इसलिए हम सब इस दिन को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। 23 मार्च के हवाले नाल साडे अंदर बड़े जज्बात होंदे। बात जिहड़ा ये हुंदा है अच्छे तरीके नाल मेहनत लोग कर रहे हैं इस दिन के लिए। तेईस मार्च के हवाले नाल साडे अंदर बड़े जज्बात होंदे आ। जो 23 मार्च आंदा असीं बहुत सारा काम करते हैं, साडे वेल्डर, साडे इलैक्ट्रीशियन, साडे रंग करने वाले। खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है, इसमें क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है और सिख भी है, तो सब के लिए आज़ादी का दिन है। सारे मिल के असीं पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया में साडे पाकिस्तान का नाम रोशन होवे, क्योंकि पाकिस्तान है तो साडा वजूद है। पाकिस्तान है तो हम है, जे पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। तेईस मार्च 1940 और आज का पाकिस्तान के उन्वान पर सुनो FM रेडियो नेटवर्क की जानिब से कुल पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की इख्तितामी तकरीब हुई। आर्मी पब्लिक स्कूल DHA कैंपस में मुनक्किदा इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी मुसन्निफ, शायर और अदीब इफ्तिखार आरिफ थे। इख्तितामी तकरीब में मुल्क भर से मुंतखब होकर आने वाले नौजवानों ने फ़न तकरीर का मुजाहरा किया। तकरीब के आखिर में इफ्तिखार आरिफ ने तकरीरी मुकाबले में नुमायाँ पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात को नक्ते नमाज से नवाजा। मट्टी को चाक पर घुमाने से सिपाही मकबूल हुसैन और एतजाज हसन जैसे अजीम सपूतों ने जन्म लिया। लफ्ज़ कौम एक कुव्वत का एहसास है जो इंसान को सरापाए जुर्रत बनाता है।
میں آج بھی پوری دنیا کے سامنے سینہ تھان کے اور بغیر کسی جھجک کے یہ بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ ہاں میں پاکستانی ہوں. ارے زنجیر باطل توڑ کر آزادی ہم نے پائی. میرے قائد جیسے عظیم سرپرست کی سرپرستی میں جو جدوجہد کی آندھی چلی تو نہ جانے کتنے ہی چراغ بجھے، لیکن اس پاکستان نے ہمیں روشنی دی. قیام پاکستان کا وقت اور تھا، آج استحکام پاکستان کا وقت ہے. یہ قرارداد وہی قرارداد تھی کہ جس کی بدولت مسلمانوں کے سچے جذبوں کو تاثیر ملی. تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے مشل ابرار عباسی نے. سیکنڈ پوزیشن پر میرے لاہور سے عبداللہ نواز. آپ کی بھرپور تالیوں میں. کرم سے آئے حیدر عباس. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں کھل کر داد دیں. کشمیر میں پاک فوج کے زیر تربیت بلوچستان لیویز کی استعداد بڑھانے کے لیے تربیتی کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی. تربیتی کورس کا مقصد بلوچستان لیویز فورس کی جدید بنیادوں پر استعداد کار بڑھانا تھا. لیویز فورس کو تربیت فراہم کرنے کے لیے یہ کورس 3 ماہ پر مشتمل تھا، جس میں 325 اہلکاروں کو تربیت دی گئی. پاک فوج کے اعلیٰ تربیت یافتہ ٹرینرز نے لیویز اہلکاروں کو اعتماد، مشکل ماحول میں کام کو سنبھالنا، جسمانی مضبوطی، ہتھیاروں سے نمٹنا، انسداد دہشت گردی اور نظم و ضبط کی تفہیم کی تربیت دی. مشق کا سب سے اہم جزو موجودہ حالات کے تناظر میں انسداد دہشت گردی کی تربیت ہے. سرچ آپریشن، فوری کارروائی اور ناکہ بندی کا طریقہ کار، VIP سیکیورٹی، بام ڈسپوزل، جدید مواصلات اور موبائل ٹریکرز کا استعمال بھی تربیتی مشق کا حصہ تھا. پاک فوج اور FC بلوچستان نارتھ کی جانب سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں صحت، تعلیم اور دیگر فلاحی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 14 مفت میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کلا سیف اللہ، بارینی، سبی، سنگان، یوب، ڈکی اور ضلع چمن کے دور دراز کے علاقے شامل ہیں. میڈیکل کیمپس میں کل 4297 سے زائد مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا اور مختلف ٹیسٹ کی سہولیات کے ساتھ ادویات دی گئیں. فری کیمپ لگایا گیا ہے، تو اس میں آج ہم بینگ چیئرمین میونسپل کمیٹی ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا ہے. تو یہاں پہ لوگ ماشاءاللہ بہت ساری سہولیات موجود ہے. یہاں پہ 2 لیڈی ڈاکٹر اور ایک میل ڈاکٹر ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا مفت ادویات دی جاتی ہے. تو ہم ایک دفعہ پھر جو ہے نا FC بلوچستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے دکی میں ایسے کیمپ لگا کر غریب لوگوں کو جو ہے نا یہ سہولیات فراہم کی گئی ہے. دا تقریباً سار له 9 بجو څخه شروع دی، تر اوسه پورې له هغه ډول رش کش دی. زنانې راځي، کوچنیان راځي، سپین ږیري راځي، ځوانان راځي. ډېر بهترین علاج شروع دی. میرے کو معلوم ہے کہ وہ پسماندہ علاقہ ہے جہاں تعلیم اور شعور کے دروازے بند تھے. تو یہ ہمارا جو FC تھا، یعنی FC کی رہنمائی، FC کی گائیڈی کی وجہ سے یہ اسکول بالکل پسماندہ علاقہ تھا. تو اسی اسکول میں صرف ہمارے پاس 10 یا 5 یا 6 بچے ہوتے تھے. تو آج کل ماشاءاللہ FC کی محنت کی وجہ سے وہ اسکول آج کل ہمارا لینتھ 147 ہے، 147، اور اس میں بچے زیر تعلیم ہیں. ابھی FC میں بہت زبردست اسکول بنا ہے اور بچے دلچسپی مل رہا تھا اسکول میں. ابھی بچے بھی خوش ہے، ہم لوگ بھی خوش ہے. ادھر تعلیم کا نظام بھی اچھا ہوا. خیبر پختونخوا کے علاقے ضلع باجوڑ کے تعلیمی اداروں کے طلباء نے اساتذہ کے ہمراہ آرمی میوزیم لاہور کا مطالعاتی دورہ کیا. طلباء کو میوزیم کے اندر جامع بریفنگ دی گئی. طلباء نے میوزیم کے مختلف ادوار پر مبنی حصوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. طلباء نے پاک فوج کے تابناک تاریخ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور دفاع وطن کے حوالے سے پاک افواج پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. گلگت بلتستان کے علاقے منی مرگ میں پاکستان آرمی کا ریسکیو آپریشن، پاک فوج کے بروقت ریسکیو آپریشن نے مدثر حسین کی جان بچا لی. 26 سالہ مدثر حسین برزل پاس کے قریب سکینگ کر رہا تھا کہ پھسلنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی. پاک آرمی کے بہادر جوانوں نے مدثر حسین کو ریسکیو کر کے منی مرگ میں واقع آرمی فیلڈ ہسپتال پہنچایا، جہاں اسے ابتدائی طبی امداد دی گئی. نوجوان کو علاج کے لیے عالمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسکردو پہنچایا گیا، جہاں اس کی کامیاب سرجری کر دی گئی. مدثر حسین کے والد نے پاک فوج کی بروقت مدد اور ریسکیو آپریشن کو بھرپور سراہا. کل اس ٹائم جو ہے کل کوئی 3 بجے کا ٹائم ہمارا بچہ سکیز کھیلنے کے لیے گیا تھا. وہاں سکیز کھیلتے کھیلتے وہ گر گیا. گر کر اس کے ٹانگ میں
2 जगहों में फ्रैक्चर हो गया। पाक आर्मी का जितना भी हम शुक्रिया करें कम है मेरे भाई। जिस हाल मुश्किल में भी, इस मुश्किल एरिया में, इस मुश्किल जगह में हम जहाँ की 6 फुट बर्फ के बीच में अभी हम दबे हुए हैं। इधर आर्मी से बगैर कोई हमारे चारकार नहीं है। पहले खुदाबाद में आर्मी है। पंजाब में 68 अरब रुपए की खती रकम से पायदार ज़रई तरक्की के इनकलाबी मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। इन्हीं इक़दामात के बारे में मज़ीद बता रहे हैं मुल्तान से फरहान मिर्ज़ा अपनी इस रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से काश्तकारों की फलाह के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मंसूबे के तहत 1000 खाला जात की इस्लाह व पुख्तगी, 3000 खाला जात की तोसी और 40,000 एकड़ रकबे पर आपाशी के जदीद निज़ाम की तनसीब का अमल जारी है। सूबे में 29,000 एकड़ रकबे पर निज़ाम आपाशी चलाने के लिए शमसी निज़ाम की तनसीब भी की जाएगी। 5,000 एकड़ रकबे पर बागात और सब्जियात के तस्दीक शुदा बीजों की फरहमी और पानी जखीरा करने वाले 1000 तालाबों की तामीर के मंसूबे इसके अलावा हैं। इन इनकलाबी इक़दामात से पंजाब के 13 लाख से ज़ायद काश्तकार बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे। मुख्तलिफ ऐसे जो है बीज लाए जा रहे हैं जो ओवरऑल जो माशाल्लाह पैदावार भी अच्छे देंगे और इस तरह के जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनको भी बर्दाश्त करने की सलाहियत उनमें मौजूद है। ट्यूबवेल के बिजली के अगर रेट्स ज़्यादा हैं तो हुकूमत पंजाब जो है वो उनको सोलर पैनल ट्यूबवेल चलाने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि काश्तकारों को जो लागत काश्त है फसलों की वो कम हो। पायदार ज़रई तरक्की के इनकलाबी मनसूबों से अहम फसलों की पैदावार में 25% और काश्तकारों की आमदन में 20% तक इजाफा होगा। इस इकदाम से 10 लाख एकड़ फुट से ज़ायद पानी की भी सालाना बचत होगी। ज़रई मनसूबों की समरात काश्तकारों तक पहुँचने से ज़राअत और काश्तकार दोनों तरक्की करेंगे। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वफाकी हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज पर चावल, घी और कुकिंग ऑयल समेत दूसरी 19 अशिया की कीमतों पर 20% तक का रिलीफ दिया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं अशफाक अहमद। आम आदमी की सहूलत और गरीब तबके के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क भर की तरह रोहिंग्रा खान के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी, दालों, चावल, घी और कुकिंग ऑयल समेत 19 जरूरी चीजों पर 15% की रियायत दी जा रही है। हर स्टोर पे 4 से 5 लाख हमारी डेली सेल हम अचीव कर रहे हैं। चाय वगैरह होगी, सर्फ, ऑयल वगैरह, शरबत वगैरह, उन पे भी गवर्नमेंट ने जो है ना रमजान सब्सिडी दी हुई है। रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर आटे का 10 किलो का थैला 648 रुपए, चीनी की फी किलो कीमत 109 रुपए, घी 365 रुपए, खजूरों और बेसन पर 20 रुपए फी किलो, दालों पर 10 रुपए और चावल पर 30 रुपए, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड के मसालों की कीमत 31 रुपए खुश्क और पाउडर दूध 5 से 15 रुपए तक कम कीमत पर दस्तियाब होने की वजह से खरीदारों ने बड़ा रिलीफ करार दिया है। हमने जो बाहर लिस्ट देखी है, रेड लिस्ट, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा था। फिर जब अंदर आके देखा तो म्यारी सामान था सारा। ये वज़ीर आज़म शहबाज की तरफ से आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ है जो इधर नजर आया यूटी स्टोर में। ये काफी अच्छा इक़दाम है हुकूमत का और मार्केट की निस्बत यहाँ काफी रेट्स में फर्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक इस साल रमजान रिलीफ पैकेज के तहत आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए माजी के मुकाबले में सब्सिडी में इजाफा किया गया है। यूटिलिटी स्टोर पर रियायती नरखों पर खाने पीने की चीजों की फराहमी से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिल रहा है बल्कि इससे नाजायज मुनाफा कमाने वालों की हौसला शिकनी भी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी रिलीफ पैकेज निगहबान रमज़ान का जिला साहिवाल में आगाज कर दिया गया है। इसी की तफसील बता रहे हैं खावर अली चौधरी। रमज़ान मुबारक में गरीब और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरफ से दिए जाने वाले निगहबान रमज़ान पैकेज को साहिवाल की ज़िले इंतज़ामिया ने अवाम की दहलीज़ पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। निगहबान रमज़ान पैकेज प्रोग्राम निगहबान के तहत रजिस्टर्ड घरानों को मखसूस पैकिंग में रमज़ान राशन बैग दिए जा रहे हैं। ज़िला साहिवाल के 1,90,000 घराने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारे पास 160 से ज़ायद टीमें हमारी काम कर रही हैं और इस वक्त भी वो फील्ड में है। वो सुबह से लेकर शाम तक ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं और इंशाल्लाह इसको बड़े स्मूथ तरीके से, बड़े बाइज़्ज़त तरीके से लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। जिला भर के मुस्तहिक घरानों को मखसूस पैकिंग में 10 किलो आटे का थैला, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो चावल और 2 किलो घी दिया जा रहा है। राशन बैग रजिस्टर्ड घरानों तक पहुंचाने के लिए जिला भर में 160 टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो घर घर जाकर मुस्तहिकीन को निगहबान रमज़ान राशन बैग फराहम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन के मुताबिक रमज़ान मुबारक के आगाज से पहले मुस्तहिक घरानों को लाइनों में लगाए बगैर निगहबान रमज़ान पैकेज इनके घर की दहलीज पर पहुँचाया जा रहा है। रमज़ान पैकेज की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए रजिस्टर्ड घरानों का फराहम किए जाने वाले हर राशन बैग को मखसूस QR कोड के जरिए मोबाइल से स्कैन करने के बाद फराहम किया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी रिलीफ पैकेज निगहबान रमज़ान का जिला शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद में भी आगाज कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद खालिद। रमज़ानुल मुबारक में गरीब और मुस्तहक़ अफराद को रिलीफ देने के लिए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से दिए जाने वाले निगहबान रमज़ान पैकेज को सफदराबाद की इंतज़ामिया ने अवाम की दहलीज पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। निगहबान रमज़ान पैकेज प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों को मखसूस पैकिंग में रमज़ान राशन बैग दिए जा रहे हैं, जिससे तहसील सफदराबाद के 17,293 घराने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले निगहबान रमज़ान पैकेज से मेलसी के 93,000 से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। तफसील बता रहे हैं चौधरी हसन महमूद। रमज़ानुल मुबारक में गरीब और मुस्तहक़ अफराद को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से दिए जाने वाले निगहबान रमज़ान पैकेज को शाहकोट की इंतजामिया ने अवाम की दहलीज पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों को मखसूस पैकिंग में रमज़ान राशन बैग दिए जा रहे हैं, जिससे तहसील शाहकोट के 14,000 से ज़ायद घराने मुस्तफीद हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम थ्रू बार कोड और एप्लीकेशन के थ्रू हमारी जो टीमें हैं वो पहुंचा रही हैं और एक दिन में तकरीबन 1,000 के करीब जो लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जिला भर के मुस्तहक़ घरानों को मखसूस पैकिंग में 10 किलो आटे का थैला, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो चावल और 2 किलो घी दिया जा रहा है। ये राशन बैग रजिस्टर्ड घरानों तक पहुंचाने के लिए तहसील भर में 9 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर मुस्तहकीन को निगहबान रमज़ान राशन बैग फ्राहम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के आगाज से पहले ही मुस्तहक़ घरानों को कतारों में लगाए बगैर निगहबान रमज़ान पैकेज बाइज्जत और एहसन तरीके से उनके घर की दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। निगहबान रमज़ान पैकेज की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए रजिस्टर्ड घरानों को फराहम किए जाने वाले राशन बैग को मखसूस QR कोड लगाकर फराहम किया जा रहा है। नाज़रीन, निगहबान रमज़ान पैकेज जिला ननकाना साहिब की तहसील शाहकोट के मुस्तहकीन के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं असद अली रिजवी। रमज़ानुल मुबारक में गरीब और मुस्तहक़ अफराद को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से दिए जाने वाले निगहबान रमज़ान पैकेज को शाहकोट की इंतजामिया ने अवाम की दहलीज पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड घरानों को मखसूस पैकिंग में रमज़ान राशन बैग दिए जा रहे हैं, जिससे तहसील शाहकोट के 14,000 से ज़ायद घराने मुस्तफीद हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम थ्रू बार कोड और एप्लीकेशन के थ्रू हमारी जो टीमें हैं वो पहुंचा रही हैं और एक दिन में तकरीबन 1,000 के करीब जो लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जिला भर के मुस्तहक़ घरानों को मखसूस पैकिंग में 10 किलो आटे का थैला, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो चावल, ये राशन बैग रजिस्टर्ड घरानों तक पहुंचाने के लिए तहसील भर में 9 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर मुस्तहकीन को निगहबान रमज़ान राशन बैग फ्राहम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के आगाज से पहले ही मुस्तहक़ घरानों को कतारों में लगाए बगैर निगहबान रमज़ान पैकेज बाइज्जत और एहसन तरीके से उनके घर की दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। निगहबान रमज़ान पैकेज की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए रजिस्टर्ड घरानों को फराहम किए जाने वाले राशन बैग को मखसूस QR कोड लगाकर फराहम किया जा रहा है। ननकाना साहिब की तहसील सांगला हिल में रिलीफ पैकेज निगहबान रमज़ान के तहत मुस्तहकीन के घरों तक राशन पहुंचाने का सिलसिला जारी है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी। रमज़ानुल मुबारक में गरीब और मुस्तहक़ अफराद को रिलीफ देने के लिए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से दिए जाने वाले निगहबान रमज़ान पैकेज को सांगला हिल इंतजामिया ने अवाम के घर की दहलीज पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। निगहबान रमज़ान पैकेज प्रोग्राम निगहबान के तहत रजिस्टर्ड घरानों को मखसूस पैकिंग में रमज़ान राशन बैग दिए जा रहे हैं, जिससे तहसील सांगला हिल के 11,000 घराने मुस्तफीद होंगे। 10 किलो आटा, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल और 2 किलो बेसन, ये एक पैकेट में ला के हम लोगों को उनकी दहलीज तक पहुंचा रहे हैं। राशन बैग रजिस्टर्ड घरानों तक पहुंचाने के लिए
तहसील भर में 11 टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर मुस्तहीकीन को निगहबान राशन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वीएन के मुताबिक रमजान अल मुबारक से पहले मुस्तहिक घरानों को लाइनों में लगाए बगैर निगहबान रमजान पैकेज उनके घर की दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। मोहम्मद अनवर अंसारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सांगला हिल। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में रमजान पैकेज की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से रिपोर्ट्स आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करते हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी की तवज्जो मसला कश्मीर के फौरी हल की जानिब मबसूल कराते हुए कहा है कि हल तलब तराजे की वजह से कश्मीरी अवाम को दरपेश मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में 7 दहाइयों से ज़ेर इल्तवा तनाज़ा कश्मीर का हल न होना कश्मीरियों के खिलाफ भारत के मुसलसल मज़ालिम का बाइस है। उन्होंने कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत के जायज़ मुतालबे को दबाने के लिए भारत की फ़ौजी और पुरतशद्दुद पॉलिसियों को उजागर करते हुए कहा कि कश्मीर एक इंसानी मसला है जिसे उसके अवाम के उमंगों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत है। ब्रसल्स में कायम थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत के अमन के दामों और हकीकत के दरमियान नुमाया फ़र्क पर तशवीश का इजहार किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के श्रीनगर के दौरे के बाद थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें खबरदार किया गया है कि सियासी शमूलियत और शहरी आज़ादी के बगैर अमन सलामती का भारतीय बयानिया खोखला है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत की पॉलिसियाँ कश्मीरियों की अगली नस्ल पर मनफी असरार डाल रही हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल वानी ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उनसे कश्मीर में मुआशरे के हर शोबे पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। दफ़ा 370 की मनसूखे के बाद इलाके को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तब्दील करने से बेरोज़गारी और हुकूक से महरूमी जैसे मसाइल मज़ीद संगीन हो गए हैं। और हुकूमत साजी का मुकम्मल अमल होने के बाद इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए कोशा है। नई हुकूमत को सियासी और इक्तिसादी महाज पर किन चैलेंजेस का सामना है, इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जाफरी। मुल्क में आम इंतखाबात के नतीजे में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील का अमल मुकम्मल हो चुका है। हुक्मरान इत्तेहाद का असल इम्तिहान वतन अजीज को मौजूदा बहरानों से निकालना है। नई हुकूमत को मुआशी मैदान में सबसे ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के प्रोग्राम की तकमील, महंगाई, बेरोजगारी, शरह सूद की बुलंद तरीन सतह और अंदरूनी कर्जों पर सूद की अदायगियों में इजाफे जैसे मसाइल मईशत के लिए खतरे की घंटी है। हमारी जो इंडस्ट्री है उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा हो गया है और बिजली के नर्ख बहुत ज़्यादा हैं, गैस भी महंगी है। ये जो हुकूमत है ये किस तरीके से लोगों को मराते भी दे, कीमतें जो 40% पे चली गई हैं उनको भी नीचे लाए और बेरोज़गारी भी दूर करे और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करे। फैसला साजी के अमल में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना जमहूरियत के इस्तेहकाम का बाइस होगा, जिसके लिए तसादुम की सियासत से गुरेज और मुफाहमती सियासत को फ़रोग देना होगा। अब वक्त आ गया है कि पोलिटिकल पार्टीज़ को मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इकट्ठे सर जोड़ कर बैठना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग हो और आवाम को भी एक अच्छा मैसेज मिले और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करे, जो हमारी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। अवाम के मैंडेट से हुकूमत बनाने वाले हुक्मरान इत्तेहाद की बुनियादी तरजीह अवाम को रिलीफ देना और मुल्क को दरपेश मसाइल का हल है, जिसके लिए वो पुरअज़्म है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वतन अजीज़ की मईशत मुस्तहकम करने के लिए नई हुकूमत को मुताद्दिद चैलेंजेस दरपेश हैं। इन मुश्किलात से कैसे नबर्द आज़मा हुआ जा सकता है, जायजा लिया है सुहेल जमाली ने अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क को दरपेश मईशत के चैलेंजों से निमटने, पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए मुआशी इस्तेहकाम की बहाली, टैक्स वसूली के निज़ाम को तक़वियत देने और मजबूत मालियाती पॉलिसी की तश्कील के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बरामद कुनिंदगान के 3 मार्च 2024 तक के 65 अरब रुपए के तमाम वाजिबुल अदा रिफंड्स जारी करने का फैसला किया है। तिजारती तंजीमों और बरामदी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस वक्त ऐलान किया है कि 65 अरब रुपए जो एक्सपोर्टर्स के रुके हुए थे रिफंड के, तो उसको फौरी तौर पर रिलीज़ करेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि फौरी तौर पर ये रिलीज़ हो जाएंगे और इस वक्त मार्केट में आएंगे, जिसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी होने की उम्मीद है। मुआशी बहरान की बड़ी वजह मालियाती खसारा और कर्जों का बोझ है। हुकूमत की जानिब से सरमायाकारी के फ़रोग़ की कोशिशों में इजाफे, ताजिर बिरादरी को सहूलतें फराहम करने, टैक्स वसूली के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने और टैक्स नेट में तोसी वक्त की अहम ज़रूरत है।
ایک لانگ ٹرم پالیسیز کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ لانگ ٹرم پالیسیز صرف ایک حکومت تک منسلک نہ ہوں بلکہ آنے والی تمام حکومتیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں، اور حکومت کا یہ بڑا اہم رول ہے کہ پورے کے پورے اسٹیک ہولڈرز جو کہ شاید حکومت میں ہیں آئندہ ہوں گے اور اس کے بعد کوئی حکومت آئے گی اس میں ہوں گے، تو کم از کم اکنامک پالیسیز کے اوپر ایک لانگ ٹرم سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ تمام لوگوں کو متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال کو ہموار کرنے اور اقتصادی اشاریوں کو بہتر بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ایک ایکشن پلان تیار کیا جائے گا، جس سے ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہوگی۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ چین اور پاکستان دوستی کے لازوال اور آئینی رشتے میں جڑے ہیں۔ پاکستان خطے کا اہم ملک ہے اور سی پیک فلیگ شپ پروجیکٹ سے لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار چین کی فارن افیئر کمیٹی کے رکن لی جو نے بیجنگ میڈیا سینٹر میں صحافیوں سے گفتگو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی ترقی اور امن کے لیے پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ طلباء کی تعلیمی صلاحیتوں اور مقامی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے روہڑی کے مقامی اسکول میں سائنس اور ثقافتی نمائش کا اہتمام ہوا، جس میں طالب علموں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ مزید دیکھتے ہیں عمران ملک کی رپورٹ میں۔ روہڑی کے مقامی اسکول میں سالانہ سائنس اور ثقافتی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کے سائنس کارنر میں طلباء کی جانب سے ریڈار، سولر سسٹم، آٹو کار، ماحولیاتی آلودگی کے اسباب اور تدارک کے حوالے سے مختلف ماڈلز بنائے گئے تھے۔ فائن آرٹس کی کیٹیگری میں مصوری، مقامی شخصیات کی تعارف کی گیلری اور اردو ادب کو اجاگر کرنے کے لیے مرزا غالب کی ڈمی بھی بنائی گئی تھی۔ ثقافتی کارنر میں سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف کرداروں کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا، جسے شرکاء نے بہت سراہا۔ جب تک ہم اسے ماڈل بناتے ہیں، ہم اس کا ورک دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر ہی بچوں کا ہمیں ٹیلنٹ بھی نظر آتا ہے اور ہمیں خود بھی اس کی جو ہے اچھی طریقے سے نالج ہوتی ہے۔ اسے اپنے ماڈل میں اپنا ہنر دکھایا ہے کہ ان میں یہ ہنر ہے اور یہ کر سکتے ہیں۔ اس نمائش کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ کریٹیوٹی انہانس کرنا اور ان کی جو تھیوریٹیکل نالج ہے ان کو بیسیکلی پریکٹیکل نالج سے ریلیٹ کرنا۔ کریٹیو ماڈلز ہیں بچوں کے جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، جو چیز کریٹیو ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہ زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ پری میڈیکل کے طلباء نے لیبارٹری بنائی جس میں مفت خون کے گروپس چیک کیے گئے۔ نمائش کو دیکھنے کے لیے مختلف اسکولوں کے بچوں اور ماہرین تعلیم سمیت معززین شہر نے شرکت کی اور طلباء کی کاوشوں کو داد دی۔ سائنسی اور ثقافتی پہلو کو اجاگر کرتی یہ نمائش انتہائی لائق تحسین اقدام ہے۔ ملک عمران شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سکھر۔ فیصل آباد میں پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام سمپوزیم اور نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش کا مقصد کسانوں اور شعبہ زراعت سے وابستہ افراد کو جدید زرعی ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا تھا۔ حافظ محمد علی عابد کی رپورٹ۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام سمپوزیم اور زرعی نمائش کا افتتاح پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے کیا۔ سمپوزیم میں ماہرین نے ایگری اور بایو انسٹیٹیوشن کی صلاحیتوں اور زرعی مصنوعات کو کمرشلائزیشن کے لیے پیش کرنے اور زرعی اداروں کی تکنیکی کامیابیوں کو زراعت سے منسلک لوگوں سے اشتراک کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر راجہ علی رضا انور نے کہا کہ ہمارے زرعی سائنسدان فصلوں کی مختلف اقسام کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کے لحاظ سے جدید تحقیق کی روشنی میں موزوں بیج تیار کر کے فصلوں کی اعلیٰ پیداوار حاصل کر رہے ہیں۔ نیاب میں کھاد بنانے کے لیے نیم فاسفیٹ پلانٹ کا افتتاح بھی کیا گیا۔ زرعی نمائش میں پاکستان ایٹامک انرجی کے زیر اہتمام چلنے والے تحقیقی اداروں نیاب، نبجی، نیا، نیفا اور نیلوپ کے طرف سے لگائے گئے سٹالز پر کسانوں اور شرکاء کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال اور ان اداروں کی تیار کردہ مصنوعات سے متعلق آگاہی دی گئی۔ یہ نمائش اور سمپوزیم دونوں کا مقصد یہ تھا بزنس کمیونٹی کیسے اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں ہم یہ زرعی تحقیق کو۔ فاسفورس جو کہ زمین میں اویلیبل ہے اس کو ویجیٹیبل کے لیے یا فروٹس کے لیے اویلیبل کرتی ہے۔ ہم پودوں کو استعمال کر کے بنا کسی انرجی کے ہم ویسٹ واٹر کو صاف کر کے زرعی استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں۔ خلائی تحقیق کے ادارے اسپارکو کے اسٹال پر شرکاء کو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جدید زرعی رجحانات سے متعلق معلومات بھی فراہم کی گئیں۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی لگائی گئی نمائش کے ذریعے نہ صرف کسان جدید زراعتی طریقوں سے واقفیت حاصل کریں گے بلکہ زراعت سے وابستہ دیگر صنعتیں بھی فائدہ حاصل کریں گی۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ اور ناظرین، کھانے پکانے اور انہیں خوبصورت انداز میں پیش کرنے میں پاکستانی شیف کسی سے کم نہیں ہیں۔ بین الاقوامی کلینری اولمپکس میں پاکستانی شیفز کی نمایاں کارکردگی کی تفصیل جانیں گے سدرا فاطمہ سے۔
लज्जत भरे खुश जायका खाने और फिर पेश करने का खूबसूरत अंदाज खाने के मजे को दुबाला कर देता है। खाने वही पुराने लेकिन अंदाज नया। कराची के शेफ्स ने दुनिया भर में धूम मचा दी। जर्मनी में होने वाले 110 ममालिक के बैनुल-अक़वामी कुलिनरी ओलंपिक्स में पाकिस्तानी टीम चौथे नंबर पर आई। कराची शेफ एसोसिएशन के सदर शेफ अफजल का कहना है कि हमने बेशुमार चैलेंजेस के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खुद को मनवाया। पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया। जर्मनी के अंदर जितनी अदर इंटरनेशनल कंट्रीज थी ग्लोबली, इससे अच्छी कोई खुशाइन बात नहीं होगी कि हमने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। पाकिस्तान के रिवायती और सकाफती खानों को जदीद और खूबसूरत अंदाज में पेश करके पाकिस्तानी टीम ने जजेस के दिल जीत लिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो अलग अलग किस्म के जजेस जो है वो आ रहे होते हैं। कुछ आपकी प्रेजेंटेशंस को देखते हैं, कुछ आपके टेक्सचर्स और कलर्स को देखते हैं, कुछ आपके ग्रामेज को चेक करते हैं, कुछ आपके टेबल की डेकोरेशन को देखते हैं। हमने वहाँ पे चॉकलेट पतीसा बनाया, हमने वहाँ पे बर्फ़ी के साथ खेला, हमने कलाकंद के रोलाड्स बनाए, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमने मलाई खाजा बनाया एंड दे लव्ड इट। सब चैलेंजेस के बाद जो हमें रिवॉर्ड मिला, जब हम लोग बैठे हुए थे अरीना में और जब पाकिस्तान का नाम अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान की टीम हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम आई है और फिर हमारे सारे पार्टिसिपेंट के नाम जब हमारे वहाँ पे कॉल हुए तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। और जब अपना फ्लैग लेके हम भागते हुए स्टेज की तरफ गए, अपने फ्लैग को वेव किया। टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में मुख्तलिफ शोबाजात के साथ साथ खानों के अंदाज भी बदल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी खाने आज भी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े और कदीम खाने पकाने के मुकाबले में पाकिस्तान की पहली बार शिरकत और इन शेफ्स की ज़बरदस्त कारकर्दगी काबिल सताइश रही। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। पाकिस्तानी शेफ्स की महारत और मज़े मज़े के खानों के हवाले से रिपोर्ट आप देख रहे थे। बुलेटिन में यहाँ पर आपको बताएंगे कि मौसम कैसा है और कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। तहम शिमाली बलूचिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती जनूबी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। लह में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में भी -4, अस्तोर -2, स्कर्दू और हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं। लाहौर में 7वें मैच रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। इवेंट में मुल्क भर से 300 से ज़ायद खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शरीक हैं। पंजाब के वजीर खेल फैसल अयूब खोखर और किर्गिस्तान के सफीर ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर खेल फैसल अयूब ने कहा कि इवेंट में बड़ी तादाद में खवातीन की शिरकत खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को जदीद सहूलियात फराहम करेंगे ताकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करें। फैसल अयूब ने कहा कि पंजाब में नए स्टेडियम्स बनाए जाएंगे और मौजूदा स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। नेज़ाबाजी के कौमी मुकाबले इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गए। लेक व्यू पार्क के करीब होने वाले मुकाबलों में माहिर नेज़ाबाजों ने शिरकत की और अपने फन का शानदार मुजाहिरा किया। 2 रोज तक जारी रहने वाले इवेंट में मुख्तलिफ शहरों से आए हुए नेज़ाबाजों ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। आला नस्ल के घोड़ों ने अपनी परफॉर्मेंस से खूब दाद वसूल की। मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। आखिर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात दिए गए। नेज़ाबाजों को बादशाहों का शौक भी कहा जाता है। घोड़े पालना और फिर मैदान में घोड़ा दौड़ा कर नेज़ाबाजी करना हजारों साल कदीम फन है। ये खेल ओमान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, कतर और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में खेला जाता है।
शाहकोट में ऑल पाकिस्तान गुरु नानक देव जी छठे कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कायद आजम स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले एक रोज़ा सालाना कबड्डी टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर से बेहतरीन टीमों ने शिरकत की, जिनमें रॉयल किंग यूएसए क्लब, BRB कबड्डी क्लब, प्रिंस कबड्डी क्लब, कादराबाद कबड्डी क्लब और मुजम्मिल बूटा आज़ाद क्लब समेत दीगर क्लब शामिल थे। फाइनल में हाउस ऑफ टायर शेर पंजाब कबड्डी टीम ने बंदेशा बेल्जियम क्लब को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। शायकीन कबड्डी की बहुत बड़ी तादाद इन मुकाबलों को देखने के लिए कायद आजम स्पोर्ट्स स्टेडियम शाहकोट में मौजूद थी। मुंतजमीन की तरफ से जीतने वाली टीम को 7 लाख रुपए नकद इनाम से नवाजा गया और साथ में ट्रॉफी दी गई, जबकि रनर अप टीम को 5 लाख रुपए नकद इनाम और साथ में ट्रॉफी दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे टेस्ट मैच में 3 विकेटों से हराकर 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। क्राइस्टचर्च मैच में चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 134 रन 2 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की। कैंगरूज को जीत के लिए 202 रन दरकार थे। ऑस्ट्रेलियावी टीम ने मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत मतलूबा हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मिचेल मार्श ने 80 रन बनाए, एलेक्स कैरी 98 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। मेजबान टीम की जानिब से बेन सेयर्स ने 4 और मैट हेनरी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 162 जबकि दूसरी इनिंग्स में 372 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 256 रन पर आउट हो गई थी। एलेक्स कैरी मैच जबकि सीरीज में 101 रन बनाने और 17 विकेटें हासिल करने वाले मैट हेनरी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। स्पोर्ट्स डेस्क से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक, और यहाँ एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए।